आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्रेम कहानी जिसको लिखा है हिंदी की वरिष्ठ और ख्यात प्राप्त लेखिका सुषमा मुनींद्र जी ने। तो शुरू करें कहानी कसरत वाली। दर्द धीरे धीरे बढ़ा होगा, पर विज्ञान को अचानक लगा उसके दाहिने हाथ में कोहनी से लेकर कंधे के बीच किसी निश्चित बिंदु पर नहीं, लेकिन कसरत कर युवा जिस स्थान पर मसल फुलाते हैं वहाँ उग्र प्रकार का दर्द है। हाथ एक स्थिति से अधिक ऊपर नहीं उठ रहा है, ऊपर उठाने पर दर्द होता है। दर्द को लेकर वो बहुत हतप्रभ बल्कि सन्न हुआ। दर्द 4-6 माह से है। जब तक स्थिति बिगड़ नहीं जाती वो गंभीर नहीं होता, ये उसकी बुरी आदत है। अम्मा, किसी हड्डी वाले मतलब अस्थि रोग विशेषज्ञ को हाथ दिखाना पड़ेगा। रत्नों से मोह रखने वाली अम्मा ने हाथ के विकार को रत्नों से जोड़ा। विज्ञान, इतना कहा अंगूठियां मत उतारो, देखो समस्या हो गई। किस उंगली में कौन सा रत्न कितने वजन का किस दिन धारण करें कि वो खास असरकारक हो, जैसा लेखा जोखा लगाते हुए अम्मा पक चली हैं। दोनों बड़े पुत्रों विधान और विराज की मोटी मोटी उंगलियों में सोने या चांदी में नत्थी मोटे भारी पत्थर सजे हैं, लेकिन छोटे विज्ञान पर अम्मा का जोर नहीं चलता। अम्मा, तुमने मुझे एक नहीं 3 मोटी अंगूठियां पहना रखी थीं। दोस्त मुझे सुनार कहकर मजा लेते हैं, मैंने उतार फेंकी। तो लो, हाथ खराब। हमारी दुकान मतलब जो आभूषण ज्वेलर्स है की बरक्कत नगों के कारण हुई है। बरक्कत रत्न करते हैं तब तो मेरे भाई साहबों की मेहनत बेकार है। जाओ हड्डी वाले को दिखाओ। विज्ञान शहर के ख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोढ़ा की शरण में। लोढ़ा ने हाथ को इधर उधर ऊपर नीचे उठा घुमा कर देखा। फ्रोजन शोल्डर। आपके कंधे और हाथ की मसल्स और टिश्यूज टफ हो गए हैं। परोहा पैथोलॉजी में एक्सरे करा लें, फिर मुझे दिखाएं। आज के लिए दवा लिख देता हूँ। विज्ञान ने अनुमान कर लिया परोहा पैथोलॉजी में डॉक्टर लोढ़ा का कमीशन फिक्स है। एक्सरे फिल्म देखकर डॉक्टर लोढ़ा ने ओपिनियन दी। फ्रोजन शोल्डर, 8 दिन दवा लें, एक्सरसाइज करें। आप अभी परोहा पैथोलॉजी चले जाएं, वहाँ फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है। फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज समझ लें किस तरह करना है। ये इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे दर्द में आराम मिलेगा। 8 दिन में सुधार नहीं होता है तब MRI टेस्ट कराना होगा। डॉक्टर लोढ़ा ने विज्ञान के कंधे में हाइड्रोकार्टिजोन इंजेक्शन लगा दिया। आज से ये एक्सरसाइज शुरू कर दें, फिजियोथेरेपी बहुत महत्वपूर्ण होती है। परोहा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का एक्सटीरियर छोटा है, उसके अनुपात में भीतर भाग खासा विस्तार वाला है। चैनल गेट वाले बाहरी बड़े बरामदे नुमा कमरे में समान दूरी पर 3 मेज हैं, जहां आसीन पैरामेडिकल स्टाफ आगंतुकों से आवश्यक पूछताछ कर निर्देश देते हैं, खून आदि के नमूने लेते हैं, वक्त ज़रूरत मरहम पट्टी और सुई भी लगा देते हैं। इन्हें मालूम है कि किस इंजेक्शन को नस में बहुत धीरे धीरे उतारना है, किस इंजेक्शन को मांस में बेरहमी से टोंच देना है। विज्ञान का पर्चा देख पहली मेज वाले ने जिस तरफ तर्जनी तानी वहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर लिखा था। विज्ञान तर्जनी का अनुसरण कर कक्ष में दाखिल हुआ। विज्ञान को चूंकि लेडी फिजियोथेरेपिस्ट की कल्पना नहीं थी, उसने उस लंबी और पतली युवा फिजियोथेरेपिस्ट जिसका नाम जाह्नवी परोहा है को विस्मय से देखा। जीन्स और जैकेट धारण किए हुए जाह्नवी 1-1.5 साल के शिशु को विशाल साइज गेंद पर बैठाकर सुलाकर पीठ और पेट के बल तरह तरह से उलट पलट कर पीडियाट्रिक थेरेपी दे रही है। दैहिक क्षीणता और व्यायाम की असुविधा से संत्रस्त शिशु रिरिया कर रो रहा है। बच्चे की तकलीफ पर करुणा से भरा उसका युवा पिता झांसा दे रहा था, बाबू नहीं रोओगे तो चॉकलेट मिलेगी। बच्चों के लिए जाह्नवी चॉकलेट रखती है। बाबू झांसे में नहीं आ रहा था। विज्ञान को देख बच्चे के पिता को मौका मिला। मैडम, आप इनको देखें, मैं बाबू को थोड़ा चुप करा दूं। हाँ, बहला दें। बाबू गेंद के आतंक और जाह्नवी की मजबूत पकड़ से छूटकर पिता के कंधे से चिपक गया। मेज के उस ओर रखी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए जाह्नवी ने विज्ञान को बिलोका, बैठिए। मेज के इस ओर रखी कुर्सी पर बैठते हुए विज्ञान ने डॉक्टर लोढ़ा का पर्चा मेज पर फैला दिया। जाह्नवी ने पर्चा थामा। फ्रोजन शोल्डर। अपंग तो नहीं हो जाऊंगा?
विज्ञान के स्वर में भय नहीं, आशंका थी। एक्सरसाइज, हाथों के पेन रिलीफ मूवमेंट और इलेक्ट्रोथेरेपी से हाथ एकदम सही हो जाएगा। उस बेड पर लेट जाएं। जाह्नवी ने व्यावसायिक तत्परता दिखाई, मानो तुरंत थेरेपी शुरू नहीं करेगी तो मरीज भाग जाएगा। विज्ञान दीवार से लगे स्ट्रेचर नुमा लंबे बेड पर लेट गया। बेड के ठीक बगल में रखे उपकरण में लगे मोटे लंबे तार के छोर पर पैड था, जिसे जाह्नवी ने विज्ञान के मसल वाले भाग में अच्छी तरह लपेटकर स्विच ऑन कर दिया। सर्राफ जी, आपको एक निश्चित ताप महसूस होगा। हम घर में गर्म पानी या गर्म कपड़े से सिकाई करते हैं, पर वो सुपरफिशियल होती है। इस मशीन से निकलने वाली किरणें अंदर तक सिकाई करती हैं। मैंने इसे मीडियम टेम्परेचर पर फिक्स किया है। ताप अधिक या कम लगे तो बताएंगे। करंट तो नहीं लगेगा? विज्ञान को बचपन में बिजली का तेज झटका लग चुका है। वो बिजली से चलने वाले उपकरणों से डरता है। आप सुरक्षित हैं। 15 मिनट सिकाई होगी। जाह्नवी पुनः बाबू को गेंद पर उलटने पलटने लगी। बाबू का पिता बताने लगा, मैडम जुड़वा बच्चे हुए थे, दोनों कमज़ोर थे। इसका भाई 10 माह का होकर गुजर गया। ये 1.5 साल का है। डॉक्टर कहते हैं इसका वजन और कद कम है। देखो ना, ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता है। ग्रोथ होगी, एक्सरसाइज के लिए रोज़ लाएंगे तो। सिकाई पूरी होने तक बाबू जा चुका था। जाह्नवी विज्ञान को एक्सरसाइज करके बताने लगी। फ्रोजन शोल्डर के केस में फिंगर लैडर एक्सरसाइज बहुत उपयोगी है। दीवार की ओर चेहरा करके सीधे खड़े हो जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को दीवार पर चलाते हुए जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएं। इस तरह जोर लगाकर नहीं। दाहिना हाथ सरलता से जितना ऊपर जाए उतना ही। घर में इस एक्सरसाइज को दोहराना है। स्टिफनेस कम होती जाएगी। हाथ ठीक हो जाएगा ना? पूरी तरह। फिंगर लैडर समाप्त कर विज्ञान कुर्सी पर बैठ गया। जाह्नवी मुस्कुराई। आप क्या करते हैं सर्राफ जी? आभूषण ज्वेलर्स, नाम सुना होगा, मेरा है। तब तो मैं अंबानी टाइप व्यक्ति का इलाज कर रही हूँ। मेरी माँ आभूषण से ही गहने लेती हैं। बहुत पुरानी शॉप है, विश्वसनीय भी। विज्ञान ने माना जाह्नवी तेज है। अच्छी बातें कर हम ग्राहक फंसाते हैं, ये मरीज। थैंक्स। फीस 200। लड़की ठगोड़ी है। ठगाई कर हमने आभूषण ज्वेलर्स को चमकाया, ये पैथोलॉजी को चमकाएगी। दूसरे दिन जब विज्ञान आया, जाह्नवी एक मोटी महिला का बायां हाथ पकड़कर नियंत्रित किंतु धीमी गति से ऊपर नीचे करते हुए एक्सरसाइज करा रही थी। विज्ञान से बोली, आप ठीक वक्त पर आए हैं। विज्ञान ने नहीं पूछा, किंतु वाचाल होने के कारण महिला प्रसंग बताने लगी। कार एक्सीडेंट में मेरे इस हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। 1 महीना प्लास्टर बंधा रहा। एक्सरसाइज के लिए आती हूँ, खुद से होती नहीं। बहुओं को मेरे लिए फुर्सत नहीं। जाह्नवी अच्छी केयर करती है, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। महिला की बात पर जाह्नवी के चेहरे में आभार प्रदर्शन के भाव आए। आप हिम्मत करें तो खुद कर सकती हैं, लेकिन एक्सरसाइज सही तरीके से ही की जानी चाहिए। सर्राफ जी, तब तक आपके हाथ की सिकाई हो जाए। इलेक्ट्रोथेरेपी के बाद जाह्नवी ने नई एक्सरसाइज बताई। दीवार में एक ऊंचाई पर लगाई गई घड़ी में फंसा दी गई रस्सी के दोनों सिरे स्वतंत्र झूल रहे थे। जाह्नवी स्टूल पर बैठ गई। दाएं बाएं हाथ में एक एक सिरा पकड़कर हाथों को बारी बारी से ऊपर नीचे करने लगी। सर्राफ जी, इस रोप एंड पुली एक्सरसाइज को सीधे फिर दाएं फिर बाएं बैठकर जितनी बार आप कर सकते हैं करें। आसानी और आराम से करना है। ये उपचार थोड़ा वक्त लेता है। विज्ञान ने बुरी कल्पना की, दाहिना हाथ बेकार हो जाए तो वो क्या क्या नहीं कर सकेगा, और तब जिंदगी कैसी होगी। डॉक्टर लोढ़ा ने 8 दिन का कोर्स लिखा है। आज 8वां दिन है। विज्ञान आक्षेप में बोला, 8 दिन हो रहे हैं, आपकी कसरत से मुझे फ़ायदा नहीं है, थोड़ा भी नहीं। तब कुछ चेंज करूँगी। फिजियोथेरेपी के बहुत फ़ायदे हैं, जबकि पेन किलर दर्द को दबाते ज़रूर हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। दवाइयों की तुलना में फिजियोथेरेपी असरकारक है। क्या है ना, ये छोटी जगह है, इसलिए लोग इस ट्रीटमेंट पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बल्कि फिजूल खर्ची मानते हैं। इधर लेट जाए। ये दूसरा बेड है। बेड के पास रखे उपकरण में 2 मोटे तार हैं, जिनके सिरों में छोटे इलेक्ट्रोड हैं। जाह्नवी ने इलेक्ट्रोड विज्ञान की बाह से चिपकाकर स्विच लगाया। विद्युत प्रभावित होते ही विज्ञान सदमे में। हटाइए इसे। कैसा लग रहा है?
छिपकली रेंग रही है। लो टेम्परेचर पर रखा है। लोग तो कहते हैं कि अच्छा लगता है और कहते हैं थोड़ा गति बढ़ा दीजिए। कौन महान लोग हैं, हटाइए। घबराहट से विज्ञान का चेहरा देखने जैसा था। जाह्नवी ने देखा और कहा, आराम मिलेगा, जॉइंट्स खड़े हो जाएं तो नरम होने में वक्त लगता है। ऊष्मा वाले 15 मिनट जबर गुजरे। विज्ञान को स्टूल पर बैठने का निर्देश दे जाह्नवी उसके समीप आ गई। विज्ञान की हथेली पकड़ कोहनी को सहारा देते हुए उसके हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगी। निश्चित ऊंचाई पर हाथ में उग्र दर्द हुआ। आप मेरा हाथ तोड़ देंगी। सरदार जी, आपका हाथ उठाने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, तोड़ने में बहुत होगी। सचमुच टफ है। विज्ञान ने कहना चाहा, दिक्कत है तो नाजुक कलाई में मर्दों का हाथ न थामा करो, और हाथ अब भी टफ है तो सुकुमारी तुमसे मुझे उम्मीद नहीं। लगता है एमआरआई टेस्ट कराना पड़ेगा। ये टेस्ट यहाँ नहीं होता, आपको जबलपुर जाना होगा। यह जांच कुछ असहज करने वाली होती है, महंगी भी। मैं ज़रूर कहूँगी आप 1 सप्ताह और थेरेपी लें, आराम मिलेगा। हाथ के साथ कंधे और पीठ के लिए भी तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें कीजिए। आप कंधों को थोड़ा झुका कर बैठते हैं, आपका पॉस्चर सही नहीं है। आपकी तकलीफ़ का एक कारण गलत पॉस्चर है। पॉस्चरल करेक्शन के लिए आप दोनों कंधों को पीठ की ओर पास लाएं और पीठ को सिकोड़ें। मेरी पीठ पर ध्यान दीजिए, इस तरह। कल आप शोल्डर व्हील वाली एक्सरसाइज करेंगे। जाह्नवी ने दीवार पर लगे बड़े चक्र की ओर संकेत कर कहा। विज्ञान ने माना युवती को पैसा खींचना आता है, तभी 7 दिन और कंटिन्यू करने को कह रही है। विज्ञान ने बहुत उकता कर व्यायाम पूरा किया। उकता कर मेज पर 200 रुपये रखे। जाह्नवी ने संशोधन किया, 50 रुपये और। ये जो छिपकली रेंगने वाली थेरेपी दी, इसकी फीस थोड़ी अधिक है। रुपए देते हुए विज्ञान ने संकल्प लिया, कल से सेंटर नहीं आएगा। घर पर अम्मा से कहने लगा, अम्मा, कसरत वाली लड़की लूटती है। दीवार पर लटकी रस्सी खींचो, रखो 200 रुपये। करंट लगवाओ, रखो 250 रुपये। मैं घर पर एक्सरसाइज करूँगा। विधान ने अनुमोदन किया। हाँ, शाम को पीक टाइम होता है, तुम शॉप छोड़कर फिजियोथेरेपी सेंटर चल देते हो। विज्ञान, कल से आभूषण में बैठो। ठीक है भैया। विज्ञान ने विचार बना लिया, सेंटर नहीं जाएगा। लेकिन रात में जब आंखों में नींद है, उसने पाया उसके दिल में आकर्षण जैसे तत्व जमा हो रहे हैं। अजीब लगा, पर लगा अचल स्कंध के दर्द ने एक अलहदा एहसास से गुजरने का मौका दिया है। जब जाह्नवी समीप होती है, उसके परिधान से भली लगने वाली परिमल विकीर्ण होती है। हथौड़े जैसे सख्त हाथ में उसकी नरम हथेली का स्पर्श ताजा है। 5 फुट 6.5 इंच वाली लड़की के पास रूप भी है, सेहत भी, तरतीब और तहजीब भी। अच्छे संतुलन के साथ काम करती है, मीठा बोलती है। कुछ बातें हों, मुलाकातें, तो जाह्नवी की तमन्ना मालूम की जा सकती है। आंखों में नींद है और विज्ञान इश्क जैसे मामले पर खूब सोच रहा है। प्रेम किसी रासायनिक क्रिया का कमाल है या भीतरी स्रावों का परिणाम? दिल में भावनाएं उठती हैं या मस्तिष्क में उफान आता है? ये जो भी है, प्रेम है। सप्ताह भर द्वंद्व सहन कर विज्ञान बोला, अम्मा, दर्द नहीं जाता, फिजियोथेरेपी सेंटर जाना पड़ेगा। अम्मा ने सपाट कहा, लड़की पैसा खींच रही है। विज्ञान, तुम अंगूठियां पहन लो और कसरत करो। अम्मा, मेरे पास उपकरण नहीं हैं। दीवार पर रस्सी लटका लो और खींचो, ना हो तो आंगन में खूब ऊंची रस्सी बांधो। उचक उचक कर घर भर के कपड़े बगरा दिया करो, हाथ ऊपर उठने लगेगा। अम्मा, मुझे तकलीफ़ है, हाथ के लिए ही नहीं, एक्सरसाइज बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। मैं बड़े भैया और मझले भैया की तरह फूलना नहीं चाहता। ज़रूर फूलोगे, 30 की उम्र तक आते आते फूल जाने का हमारे ख़ानदान का रिवाज है। अम्मा, तुम डरा रही हो। दोनों भाई साहबों का शरीर ही नहीं, चेहरा भी बहुत फूल गया है, गर्दन भी। खासकर बड़े भैया का चेहरा लगता है जैसे गर्दन में नहीं, सीधे धड़ पे रखा है। विज्ञान, तुम असभ्य होते जा रहे हो भाई। बात क्रोध वाली थी, पर अम्मा हंसी न रोक सकीं। बड़े विधान फिर मजले विराज के 14 वर्ष बाद विज्ञान इतना अचानक जन्मा कि उसके जन्म को एक्सीडेंटल कहना होगा। एक्सीडेंटल पुत्र ने परिवार को सदमा और लज्जा दी, लेकिन आगे चलकर परिवार इस पर चाहते लुटाने लगा। विज्ञान जिद पकड़ने जैसी भरपूर छूट लेने लगा। आज सोमवार है। विज्ञान फिजियोथेरेपी सेंटर में।
एक मरीज का दर्द लेकर यहाँ दाखिल हुआ था, आज आशिक का रोमांच और सतर्कता लेकर दाखिल हुआ। सतर्कता बतौर उसने जाह्नवी के पिता डॉक्टर परोहा के कक्ष की जानिब दश्त दौड़ाई। परोहा जी का कक्ष जाह्नवी के कक्ष के ठीक सामने है। 6-7 फुट चौड़े गलियारे में खुलने वाले कक्षों के द्वार ठीक आमने सामने। कहा नहीं जा सकता, पर परोहा जी ने मेज शायद इस मंशा से ठीक द्वार के सामने लगवाई है कि आने जाने वालों पर नज़र रख सकें। विज्ञान मुस्कुराया। जमाना आगे बढ़ गया है, पर कन्या के जनक की चिंताएं शाश्वत होती हैं। इनकी एक आंख माइक्रोस्कोप पर, दूसरी आंख आने वाले पर होती होगी। विज्ञान मुस्कुराया और जाह्नवी के कक्ष में दाखिल हो गया। जाह्नवी कुछ पढ़ रही थी। सोचा घर में व्यायाम करूं, पर नहीं होता। विज्ञान का स्वर इतना आकस्मिक था कि जाह्नवी अकबका गई। आप हैं, कैसे हैं? तकलीफ में हूँ। कहा था 1 सप्ताह कंटिन्यू करें, पर फिजियोथेरेपी को लोग इलाज नहीं मानते, इसीलिए ट्रस्ट नहीं करते हैं। करते हैं तभी मैं आया। ट्रस्ट करते हैं पर घबरा जाते हैं। स्लिप डिस्क या स्पॉन्डिलाइटिस में 6 महीने, लकवा जैसे रोग में 6 महीने, बल्कि साल भर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। आपको 1 हफ्ते में नतीजा चाहिए। सॉरी, कहाँ से शुरू करूँ? छिपकली रेंगने से। जाह्नवी मुस्कुराई। मेरे काम को मजाक ना बनाएं, आइए। हाथ ठीक हो गया, पर दिल को रोग लग गया। विज्ञान पैथोलॉजी के सामने से कारण अकारण गुजरने लगा। जाह्नवी तक पहुंचने के लिए हड्डियों में दर्द जैसी वजह चाहिए। हड्डियों में दर्द नहीं है, पर दिल को रोग लग जाए तो घातक होता है। हरि नाम सुमिरते हुए विज्ञान जाह्नवी के कक्ष में जा पहुंचा। जाह्नवी 16-17 साल के लड़के को व्यायाम सिखाकर घर जाने के लिए पर्स सहेज रही थी। पूछने लगी, सर्राफ जी, आपका हाथ कैसा है? विज्ञान का दिल टूट गया। वो जाह्नवी के लिए सिर्फ एक हाथ है। हाथ ठीक हो तो नहीं आ सकता? जो स्वस्थ होते हैं यहाँ नहीं आते। हाथ कैसा है? दिल टूटा, लेकिन बोला, बेहतर है, आपने अच्छा ट्रीटमेंट दिया, सोचा धन्यवाद दूँ। जाह्नवी घर से दूर पुणे में रहते हुए BPT अर्थात बैचलर इन फिजियोथेरेपी, MPT अर्थात मास्टर इन फिजियोथेरेपी करते हुए रोमांस जैसे कारक से खुद को बचाए रही। इसीलिए नहीं समझ सकी विज्ञान कुछ सूत्रपात करना चाहता है। ये तो मेरी ड्यूटी है, कुछ कंसल्ट करना हो तो कल आएँ, मुझे घर जाना है, माँ 2 बार कॉल कर चुकी हैं। विज्ञान ने पूछना चाहा तो भली लड़की की तरह ठीक वक्त पर घर पहुंचने की हिदायत आपको माननी पड़ती है। बोला, अपना सेल नंबर यदि दें, कल आने से पहले कॉल कर लूँगा। नोट करें। आगे की गाथा ये जादुई नंबर तैयार करेगा। पहले इश्कबाज पर्चियों का सहारा लेते थे, अब मोबाइल जैसा उत्तम साधन उपलब्ध है। कमरे में बंद रहकर इश्क को ऊंचाई दी जा सकती है। अच्छा उत्साह अर्जित कर विज्ञान घर पहुंचा, लेकिन विधान ने पड़ताल शुरू कर दी। विज्ञान, आजकल तुम आभूषण से जल्दी उठ जाते हो, कहाँ जाते हो? भैया ये हाथ, कल से पूरे समय अपनी सीट पर दिखो। अम्मा इसकी शादी कर दो, ये हमारी तरह देर रात तक बैठकर हिसाब किताब करने लगेगा। अम्मा तैयार बैठी हैं, इस साल इसकी शादी करनी है। विज्ञान हतोत्साह में बोला, अभी शादी नहीं करूँगा, हाँ दुकान में बैठूँगा। आभूषण ज्वेलर्स। पिता के ज़माने की छोटी दुकान ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में फैलकर चमकीले शोरूम में रूपांतरित हो गई है। सोने चांदी का व्यवसाय अनोखा है। ग्राहकों पर सतर्क नज़र इस शालीनता से रखनी होती है कि उन्हें किंचित पता न चले कि नज़र रखी जा रही है। ग्राहक उस वर्ग से होते हैं जो बहुमूल्य धातु खरीदने की ताकत रखते हैं। नज़र रखनी होती है कर्मचारी और मिस्त्रियों पर कि उनकी उंगलियां करतब न दिखा दें। पिता के न रहने पर आसंदी विधान को मिली। विराज ने भी मुदित होकर गद्दी संभाली, लेकिन विज्ञान को आभूषण में बैठना अपनी जवानी को गारद करने की तरह लगता है। अचल स्कंद ने यह सुविधा जरूर दी जब वो आभूषण में बैठने से साफ बच जाता था। उसके मित्र लड़कियों को निहारने के लिए जब शाम को सड़कों पर होते हैं, विधान उसे पकड़कर आभूषण में बैठा देता है। कितनी भयानक बात है। प्रेम में मुब्तला होने पर तो आभूषण में बैठना सजा की तरह है। जाह्नवी सुबह 9 से शाम 7 तक सेंटर में रहती है। ठीक यही वक्त होता है जब विज्ञान को दोनों अग्रजों को अपनी उपस्थिति का भरोसा दिलाना होता है।
रविवार को आभूषण बंद रहता है, पैथोलॉजी भी। ये नया नया प्रेमी जाह्नवी के सेल का नंबर लगाता और अंतिम डिजिट तक पहुंचने से पहले थम जाता। हफ्ते भर रियाज कर अंतिम डिजिट पर फतेह पाई। मैं विज्ञान। हाथ ठीक है? जाह्नवी की नादानी। बात हाथ से ही शुरू होगी। मुझे लगा हाथ में दर्द होगा। आपसे बात करने की इच्छा हुई इसलिए। रात के 10 बज चुके हैं। मुझे जल्दी सोने की आदत है। जाह्नवी ने सेल ऑफ कर दिया। थोड़ा समय हुआ, 2 लड़के उपचार के बहाने पैथोलॉजी आते थे। एक ने प्रपोज किया, तब समझ में आया उसे ट्रीटमेंट देकर जाह्नवी बेवकूफ़ बन रही है। वो मरीजों को देखकर प्रसन्न होती है, इसीलिए सर्राफ को सोचने लगा है। वो सोचने लगा है तो इसके जिस हाथ को ठीक किया है उसे मरोड़ देना होगा। हसीना न माने तो दीवाने अपना कर्तव्य करते हैं। रात आती, ठीक 10 पर विज्ञान का कॉल आता। स्क्रीन पर उसका नंबर देख जाह्नवी कॉल रिसीव न करती, लेकिन किया। आप मानते नहीं सर्राफ जी, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सीधे तुम। ये छोटी जगह है, दोस्ती का जगह से क्या संबंध? छोटी जगह की परिस्थितियाँ और परंपराएं अलग होती हैं। फिर भी पूछती हूँ, मुझ में क्या अच्छा लगा जो आप दोस्ती करना चाहते हैं? जाह्नवी के सख्त स्वर को सुन विज्ञान गड़बड़ा गया। तुम्हारा कद। कद के कारण दोस्ती? मैं पता नहीं क्या कह देता हूँ। पता नहीं क्या कह देते हैं, तब कॉल क्यों करते हैं? पूछना चाहता हूँ, खून, मूत्र, बलगम, स्टूल की जांच करते हुए तुम्हारे पापा को अजीब नहीं लगता? बनाने की कोशिश में बात और बिगड़ गई। पापा लोगों की जान बचाते हैं, मैं तुम जैसे अंग भंग हुए लोगों की कसरत कराती हूँ। जाह्नवी कड़क थी, प्रेमी मृदु होते हैं। मैं तुम्हारा नाम सुमिरता हूँ। जाह्नवी ने कॉल काट दिया, लेकिन उसके जहन में विज्ञान ने एक छवि बना ही ली। टेलीफोनिक बातें हुईं, फिर मुलाकातें। जाह्नवी ने मान लिया ये जो है प्रेम है। फ़र्क ये रहा, विज्ञान ने प्रेम प्रेम की तरह किया, जाह्नवी ने सहूलियत की तरह। एक परिणाम और परिपक्वता को ध्यान में रखकर सोचा, शादी का दुष्प्रभाव कैरियर पर बहुत पड़ता है। विज्ञान स्थानीय है, इसलिए शादी के उपरांत भी मैं पैथोलॉजी में संलग्नता बनाए रख सकती हूँ। मुझे पापा के काम को आगे बढ़ाना है। बचपन से सुनती आई हूँ, पापा की विरासत मुझे और शांभवी को संभालनी है। जाह्नवी ने विज्ञान को शर्तें समझा दी। विज्ञान, परवाह पैथोलॉजी इस शहर की सबसे पुरानी पैथोलॉजी है। वैसे तो अब हर गली में वैध अवैध रूप से चलने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर खुल गए हैं, पर लोग हमारी पैथोलॉजी पर बहुत भरोसा करते हैं। जानता हूँ, पापा पैथोलॉजी को लेकर संवेदनशील हैं। कहते हैं बेटा ना होने पर उन्हें अफसोस नहीं है। दोनों बेटियां काम आगे बढ़ाएंगी। शांभवी मुझसे 6 साल छोटी है, इंदौर मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है। मैंने 3 बार PMT अटैम्प्ट की, मगर वेटिंग में अटकी रही। तब सोचा कि DMLT कर डालूं। हे प्रभु, ये क्या है? डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन पापा बोले फिजियोथेरेपी अच्छा है। मुझे पुणे के एक अस्पताल में जॉब मिल रहा था, लेकिन MPT करके आई तो देखा पापा ने मेरे लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स सजा दिए हैं। काम करते हुए 2 साल हो रहे हैं। बड़े शहरों में फिजियोथेरेपिस्ट को जितना काम मिलता है, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग इस विधि को दरअसल इलाज नहीं मानते हैं, इसलिए कम फीस रखी है। तब भी लोग सोचते हैं कि मैं ठग रही हूँ। मुझे भी लगता है तुम ठगती हो। आभूषण में तो मुफ्त सोना लुटाया जाता है। विज्ञान, मेरा काम मेहनत वाला है। शुरू में मैं एकदम खाली बैठी रही। पापा ने स्थानीय अखबारों में, लोकल चैनल में विज्ञापन दिया। डॉक्टर से रिक्वेस्ट की केस रेफ़र करें। बाप रे, मैं क्लबों की मीटिंग और सेमिनारों में गई, अपने काम की जानकारी दी, महत्व बताया। शुरुआत कठिन थी। तुम्हारे पापा का जमा जमाया काम है, फिर भी इतनी कठिनाई? तभी ना, पापा के काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी हूँ। सोचती थी कैरियर और शादी में एक को चुनना पड़ा तो मैं कैरियर को चुनूंगी, लेकिन मैं किस्मत वाली हूँ, मुझे दोनों मिल रहे हैं। वरना अच्छी महत्वाकांक्षी लड़कियों को अपना बना बनाया कैरियर छोड़ना पड़ता है। तुम अपना काम कंटिन्यू रखोगी? काम कंटिन्यू रहे, इसीलिए परवाह जी ने अपनी विप्र कन्या के लिए सर्राफ घर को स्वीकार कर लिया। इधर सर्राफ परिवार की बहुएं पैथोलॉजी नहीं, पाकशाला संभालती हैं। परिवार में विज्ञान के हौसले कमज़ोर किए गए। विज्ञान, तुम्हारी कसरत वाली दहेज में क्या लाएगी? सिकाई करने वाली मशीनें?
टैलेंट लाएगी बड़े भैया। मुझ जैसे सिंपली बीकॉम को ऐसी टैलेंटेड पत्नी मिलेगी आपने नहीं सोचा होगा। पत्नी ऐसी लाओ जो सर्राफ परिवार को सोहे, विराज ने राय दी। जानवी काम जारी रखे, इसमें परेशानी क्या है मजरे भैया? परंपराओं की परेशानी है। विज्ञान ने अपना पक्ष पुष्ट किया। मजले भैया, आभूषण के आय व्यय और निवेश से फुर्सत निकालिए और देखिए, ये फ्यूज़न का दौर है। आप लोग भी तो नए और पुराने चलन का फ्यूज़न कर फ्यूज़न ज्वेलरी बनवाते हैं। अम्मा, जानवी से शादी नहीं तो किसी से नहीं। अम्मा ने मोहर लगा दी। जानती है विज्ञान छोटे होने की छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठा कर दम लेगा। परोहा जी ने शाही शादी कर सर्राफ परिवार को दंग किया। उधर मित्रों ने विज्ञान को शुभकामना दी। क्या हाथ मारा। जानवी कंपनी बाग कॉलोनी से कामतगिरी कॉलोनी आ गई। हालिया विवाह का पहला सप्ताह अब तक की जीवन शैली से एकदम पृथक और भिन्न था। जानवी को चिलक उठती। भारी गहने, भारी साड़ी उतार फेंके, सलवार कमीज पहन फर्राटा स्कूटी चलाते हुए पैथोलॉजी पहुंच जाए। विज्ञान ने सदमा दिया। जानवी, तुम्हें साड़ी गहने भारी लग रहे हैं। मेरी दोनों भाभियों में कंपटीशन चलता है, कौन कितने वजन और किस डिज़ाइन के गहने कितनी तादाद में पहनती है। विज्ञान, डराओ मत। मुझे लग रहा है गहनों और साड़ी के बीच में मैं खो गई हूँ। आगे सुनो। भाभियों का गहने का जुनून है तो भाइयों को खाने का। तुम्हें मेरे इश्क ने बचा लिया, वरना अम्मा प्रश्न दागती, खाना अच्छा बना लेती हो। इसी हुनर ने भाभियों को इस घर की शोभा बनाया है। तुम्हारा जुनून? इलेक्ट्रोथेरेपी। कामतगिरी में सप्ताह बिताकर कंपनी बाग लौटी जानवी को लगा भारी बोझ उतरा, किंतु बोध और अवधारणाएं इतनी गहरी और मजबूत होती हैं कि उनका दखल दर्ज होता है। जानवी उत्साह से अपनी कुर्सी पर बैठी। उसे वो अधिकार महसूस नहीं हुआ जो होता था। या तो कुर्सी बदल गई है या वो पराई हो गई है। परोहा जी ने उसकी उस दिन की कमाई स्वीकार न कर उसके बोध को सघन कर दिया। पापा, आज सिर्फ 2 पेशेंट आए। इन दिनों सेंटर बंद रहा, लगता है मरीजों ने दूसरे ठिकाने ढूंढ लिए। ये रुपए जानवी रखो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा पैसा। वित्त विभाजन कर जानवी को लगा वो सचमुच पराई हुई। मैं अपनी इनकम आपको रोज़ दे देती थी, ऐसा लग रहा है आप मुझे अलग समझने लगे हैं। तुम्हें और शांभवी को अलग समझूं तो अपना किसे मानूं? रखो। कंपनी बाग में पखवाड़ा बिताकर जानवी कामतगिरी आ गई। संयुक्त परिवार वाली 2 तल्ला ससुराल, ऊपर से सरल, संपन्न और सुलझा हुआ दिखे, पर हर परिवार की अपनी राजनीति, प्रतिस्पर्धा और जटिलता होती है। उसी में सदस्यों के ध्येय और शिखर निहित होते हैं। जानवी पैथोलॉजी से कंपनी बाग पहुंचकर सुस्ताते हुए टीवी देखती, जल्दी खाकर सो जाती थी। कामतगिरी की नियमावली में रात 10-11 बजे खाना होता है। वो बड़ी बहू से पूछने लगी, दीदी आप लोगों को भूख नहीं लगती? यहाँ 11 से पहले बहुओं को खाना नसीब नहीं होता। मुझे जल्दी खाने जल्दी सोने की आदत है। सुनकर बड़ी बहू ने मझली बहू को चकरा कर देखा। हमारी अब भी ठीक से आवाज़ नहीं खुलती और एक कसरत वाली आदत बता रही है। मझली ने सलाह दी, आदत बदल लो जानवी। खत्म होते प्रथम वर्ष ने जानवी को बता दिया कि वो बंधन में है। सर्राफ परिवार के विचार, शैली, नीति नियम पृथक हैं। समायोजन जैसी बात नहीं दिखाई देती। बड़ी बहुएं गैंगअप हैं और अम्मा को जानवी की शैली नहीं सुहाती। विज्ञान, अम्मा कहती हैं मैं अब भी पापा की बेटी बनी रहती हूँ। सर्राफ परिवार की असली बहू लगूँ, इसके लिए बताओ क्या करूँ? गहने लाद लूँ? लोग बातें बनाते हैं। छोटी बहू सुबह सकारे स्कूटी पर सवार होकर चल देती है, रात को लौटती है। अम्मा को लोगों की बातें बुरी लगती हैं जानवी। मैं शादी से पहले भी रात को घर लौटती थी, कोई बातें नहीं बनाता था। भाभियाँ कहती हैं तुम बहू की तरह नहीं, मेहमान की तरह रहती हो। रसोई में मदद नहीं करती। तुम्हारे आने से उन्हें आराम मिलना चाहिए, उल्टे वे तुम्हें बनाकर खिलाती हैं। वे 2 मिलकर खाना बनाती हैं। मैं रसोई में रहूं तब भी खाना ही बनेगा। मेहमान जैसी क्या बात है? दोपहर में मैं पैथोलॉजी में पापा के साथ खाती हूँ। माँ मेरे लिए उसी तरह खाना भेजती हैं जैसे पहले भेजती थीं। रात को ज़रूर यहाँ खाती हूँ। माहौल में खिंचाव आ गया है, उसका क्या करूँ? घर वालों को समझाओ। मैंने साफ कहा था अपना काम नहीं छोड़ूंगी। मैं रसोई में मदद नहीं करती पर किसी को दखल भी नहीं देती। भाभियाँ गहने पहने, टीवी सीरियल देखें, ऊब कर मंदिर चली जाएं, ये उनका स्टाइल है।
मैं अपने काम को प्रमुखता देना चाहती हूँ, ये मेरा स्टाइल है। विज्ञान, आज बता रही हूँ, पापा मेरी शादी डॉक्टर लड़के से करना चाहते थे। मैं जिद पर अड़ गई। पापा के लिए वो सिर्फ पैथोलॉजी नहीं है, तीर्थ है। मैं अपने काम को नियमित रूप से नहीं करूँगी तो उन्हें निराशा होगी। जाह्नवी के चेहरे में प्रण समर्पण के भाव थे। विज्ञान, नया नया पति, घर में जिसे कसरत वाली के नायक की संज्ञा दी जा चुकी है। जाह्नवी, मैं नीचे के 2 कमरे खाली करा देता हूँ, तुम यह अपना काम जमा लो। थोड़ा घर गृहस्थी देखोगी, किसी को अड़चन नहीं होगी। दीवाना हो रहा था, अब अड़चन बता रहा है। जाह्नवी ने विज्ञान को इस तरह देखा जैसे बेवकूफ़ को देख रही है। जिसे तुम अड़चन समझते हो वो अड़चन नहीं, अहम है। वरना घर का काम उसी तरह चल रहा है जिस तरह चलता रहा होगा। मैं इक्विपमेंट्स यहाँ उठा लाऊं, एक केस नहीं मिलेगा। मुझे पापा के नाम और पते के कारण काम मिलता है। मैं ऐसी मशहूर नहीं हूँ कि लोग मुझे ढूंढते हुए कामतगिरी आएंगे। मैं अपना काम न कर सकी तो समझ लेना विज्ञान, मेरी आत्मा मर जाएगी। कुकर में प्रेशर ही देना है तो मैंने पढ़ाई में बरस क्यों लगाए। अम्मा से बात करो, मेरे काम को मुद्दा न बनाए। घर में 2 गुट। अम्मा दुविधा में। वे छोटा होने के नाते समय समय पर विज्ञान की पैरवी करती हैं, पर बड़ा होने के नाते मुंह देखी विधान की करती हैं। जब विधान कह देता है पिता की विरासत संभालने के नाम पर कि ये नववधू बहुत छूट ले रही है, तब अम्मा को जाह्नवी खतावार जान पड़ती है। इसीलिए जाह्नवी के गर्भवती होने का संकेत पाकर उन्होंने कह दिया, दुल्हन हमसे होगा नहीं, बड़ी और मझली को रसोई और बच्चे का काम कंपनी बाग चली जाओ, तुम्हारी माँ संभाल लेंगी। प्रसव के 2 माह पूर्व जाह्नवी कंपनी बाग आ गई। आभूषण से घर जाते हुए विज्ञान जाह्नवी से मिलने आता। जाह्नवी, भारी पेट के साथ जब तुम मरीजों को एक्सरसाइज कराती हो, सीन देखने लायक होता है। सर्राफ जी, जल्दी से पहले जैसी फिटफाट हो जाऊंगी। डिलीवरी के बाद भाभियाँ गोल मटोल हो गई हैं, आभूषण की मालिकिनें लगती हैं। स्टोन और फूली हुई बॉडी सर्राफ परिवार की स्पेशलिटी है। महान हो तुम लोग भी। रत्नों पर आस्था रखने वाला सर्राफ परिवार। जाह्नवी की पुत्री को देखकर अम्मा ने संताप के साथ कहा, विज्ञान को खूब कहा कि अंगूठियां मत उतारो। लो, लक्ष्मी मैया पधार गई। हमारे खानदान में बेटे पैदा होते हैं। मेरे 3, विधान के 3, विराज के 2 बेटे हैं। परोहा जी का मुदित भाव। आपने लक्ष्मी मैया कहकर बच्ची का स्वागत किया। मैं इसका नाम आदि लक्ष्मी रखूँगा। बरहों संस्कार में शांभवी आई। दीदी, शादी का अनुभव कैसा है? 7 दिन 24 घंटे आदि लक्ष्मी को सर्विस दे रही हूँ। उधर तुम्हारे मरीज लौट रहे हैं, शादी, गृहस्थी, बच्चे, सास के फरमान, पति का मिजाज। दीदी, मैं शादी नहीं करूँगी। क्या करोगी? पापा की विरासत संभालूंगी। शादी तो करनी पड़ेगी। तो लड़के को मेरे साथ यहाँ आकर रहना पड़ेगा। दीदी, तुमने गलत फील्ड वाले लड़के को चुना है। मेडिकल लाइन वाला पापा के काम को समझ सकता है। तुम 2 विचारों, 2 तरीकों के बीच में पिस रही हो। शादी के साइड इफ़ेक्ट्स मुझे डराते हैं। हाँ शांभवी, पैथोलॉजी में रहती हूँ तो लगता है कामतगिरी में मुझे लेकर क्या मुद्दे बन रहे होंगे। कामतगिरी में रहती हूँ तो लगता है अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। 2 माह की आदि लक्ष्मी के साथ जाह्नवी कामतगिरी में। अम्मा ने अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को इंगित किया। पैरों में जान नहीं है। तुम सेंटर जाओगी तब मैं लक्ष्मी को नहीं संभाल सकती। कैसे होगा अम्मा? समझ लो, काम जरूरी है या लक्ष्मी? जाह्नवी ने सहायता के लिए विज्ञान को देखा। जवाब में वो अम्मा को देखने लगा। जानता है छोटा है इसलिए उसकी जिद मान ली जाती है, पर उसे निर्णायक नहीं होने दिया जाता। जाह्नवी ने जो भविष्य सोचा था ये दूसरा है। एक निश्चय की तरह काम करने का संकल्प साथ लाई थी। कुछ भी निश्चित नहीं रह गया। जाह्नवी बेचैन हुई। शांभवी ठीक कहती है, मेरा चुनाव गलत रहा। प्रेम में आकलन और विमर्श नहीं होता, जबकि मैंने एक आकलन और विमर्श को ध्यान में रखकर प्रेम किया। थ्रिल की तरह नहीं, अनिवार्य शर्त की तरह प्रेम किया। फिर भी मेरा चुनाव गलत रहा। चिकित्सा क्षेत्र का चयन उत्तम होता। जो भी है, मुझे अपना काम करना है। कवायद होगी, अव्यावहारिक लगेगा, भद्दा भी, लेकिन मैं आदि लक्ष्मी को माँ के पास छोड़ते हुए सेंटर जाऊंगी। कैरियर की कीमत पर मुझे दाम्पत्य नहीं चाहिए। आदि लक्ष्मी के साथ स्कूटी नहीं चलाई जा सकती। परोहा जी का चालक कार लेकर ठीक 8:30 बजे जाह्नवी को लेने कामतगिरी आ जाता। जाह्नवी
आदि लक्ष्मी को माँ को सौंप सेंटर जाती। लंच ब्रेक में आदि लक्ष्मी को देखने जाती, खाना खाती, सेंटर लौटती। शाम को चालक कामतगिरी पहुँचा देता। जाह्नवी सीढ़ियाँ चढ़ ऊपर पहुँचती, माहौल की कसक जाहिर कर देती, उसके विरुद्ध कितनी बातें होती हैं। जाह्नवी आदि लक्ष्मी को अम्मा की गोद में डाल देती। अम्मा मैं हाथ मुँह धो लूँ? अम्मा मुँह हाथ धोने भर की मोहलत देती। जाह्नवी इसे नानी के पास रहने की आदत है, हमें नहीं पहचानती, रो रही है। ठीक तभी बड़ी बहू पुकारती, अम्मा थोड़ा लिए रहो ना, जाह्नवी रसोई देखे, हम दोनों दिन भर देखते हैं। दीदी मैं आदि लक्ष्मी को सुलाकर रसोई में आती हूँ। जाह्नवी आदि लक्ष्मी को लेकर अपने कमरे में आ गई। दिल भरा है, 2 तल्ला विशाल राजसी घर है, पर इस कमरे के अलावा कुछ अपना नहीं लगता। पूरा समय घर में नहीं बिताती, इसलिए हर नज़र में आरोप है। कंपनी बाग में हर निर्णय में उसकी राय ली जाती थी। यहाँ ना मान मिलता है ना मान्यता। इतनी प्रतिभा, इतनी विद्या, फिर भी चोरों की तरह रहती है। विज्ञान को याद दिलाओ तो एक ही जवाब, मैं तुम्हारी शर्तों को मानता हूँ, घर वाले नहीं मान रहे हैं। सोचती थी बड़ी स्पष्ट धारणा बनाकर चल रही है, चलती तो शादी के दुष्प्रभाव और असंतुलन पर जरूर सोचती। आदि लक्ष्मी के साथ खूब रोई जाह्नवी। आदि लक्ष्मी को सुलाते हुए सो गई जाह्नवी। विज्ञान ने जगाया, जाह्नवी? जाह्नवी मानो नींद में बोल रही है, अम्मा बच्ची को नहीं संभालती। जाह्नवी अम्मा साफ कहती हैं तुम काम छोड़ दो, घर तुम्हारी कमाई से नहीं चलता है। नींद उड़ गई जाह्नवी की। काम से कमाई ही नहीं संतोष मिलता है विज्ञान, हम पैसे के लिए ही नहीं, खुद को साबित करने के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैनेज करो, तुम भी कुछ करो। आदि लक्ष्मी के कारण मेरी नींद नहीं पूरी होती, तुम इसे थोड़ा भी नहीं संभालते। ये रोती है, मैं सो नहीं पाता, मुझे नींद चाहिए, शांति चाहिए, खाना चाहिए जो भाभियाँ देती हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 2 घटनाएं हुई। साल के आरंभ में जाह्नवी ने पुत्र आदिनाथ को जन्म दिया। अंत में छत की सीढ़ियों से गिरकर अम्मा ने प्राण गंवाए। चूल्हे अलग करने के लिए मानो अम्मा के प्राण गंवाने की देर थी। सर्राफ परिवार की परंपराओं का पालन करते हुए बड़ी बहुएं शासक हो चली हैं। जाह्नवी के स्वतंत्र मिजाज ने उन्हें कट्टर बना दिया। इस छोटी बहू ने इतनी छूट ली कि लगता नहीं बहू है। स्किन टाइट जीन्स और झबला जैसा ढीला ढपोल टॉप पहनकर स्कूटी से फर्राटा भरती शहर में घूमती है। हमने सलवार कमीज पहनने की गुस्ताखी न की, इस पर ना अम्मा का जोर चला ना विज्ञान का। यदि ये इस घर को अपना घर नहीं समझती होती तो रसोई न संभालती, तब हम इसे बनाकर नहीं खिलाएंगे। जाह्नवी ने जिठानियों से जिद की, मैं अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि बना बनाया भोजन मिलता है ना। विज्ञान ने अग्रजों से अर्ज की, भाभियों को समझाइए, कसरत वाली को समझाओ। गृह विभाजन। जाह्नवी पर रसोई, सेंटर, बच्चों का भार, ना समय ना अभ्यास। खाना देख विज्ञान ऐसा चेहरा बना लेता मानो उबकाई आ रही है। जाह्नवी अच्छा खाना ना मिले तो मेरा दिमाग बनाया रहता है, खाना दिल लगाकर बनाया करो। दिल लगाकर बनाती हूँ, भाभियों से सीखो। समय नहीं है, लोगों को कसरत कराने के अलावा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। औरतों को गहना बेचने के अलावा तुम क्या करते हो? आभूषण से वक्त मिले तो कुछ करूं? मुझे सेंटर से कब वक्त मिलता है? हम जो काम करते हैं उसमें प्रतिबद्धता और नियमितता होनी चाहिए। तुम लोग ड्यू डेट पर गहने तैयार करते हो कि नहीं? नियमितता ना रहे तो ग्राहक टूटते हैं कि नहीं? यही मेरे साथ है विज्ञान। तुम ना रसोई में मेरी मदद करते हो ना बच्चों पर ध्यान देते हो। माँ ने बच्चे पाल दिए, वरना हर बात में माँ का यश। मायका लोकल नहीं होना चाहिए, लड़कियाँ अपनी ताकत दिखाने लगती हैं। ताकत की बात ना करना। शादी क्या हुई, मेरी आज़ादी, मेरा सुकून, सुख छिन गया। शांभवी समझदार निकली जो डॉक्टर से शादी कर रही है। डॉक्टर उसके काम का महत्व समझेगा। यहाँ तो बस स्टोन परखे जाते हैं। 2 चिकित्सकों का प्रेम विवाह। शांभवी ने सोचा था शर्तें समझने फिर स्वीकार करने में सियान वक्त लगाएगा, लेकिन शून्य जैसी पृष्ठभूमि से उदित हुए 4 भाइयों में सबसे छोटे सियान ने पैथोलॉजी संभालने जैसा प्रस्ताव तत्काल लपक लिया। कहाँ तो शिक्षा की खातिर लिए गए ऋण को चुकाने और 4 भाइयों वाले परिवार के दखल को ढोने में आयु तमाम होती, कहाँ ये संपदा। अहो भाग्य। प्राप्त दान दहेज भाइयों को अर्पण कर सियान कंपनी बाग आ गया। परोहा जी ने शांभवी को सराहती नज़र से देखा। काम करो, पीजी की तैयारी करो। जाह्नवी शांभवी की मेधा पर दंग हुई।
सोच समझकर सुपात्र से इश्क किया। सियान शांभवी का मुखापेक्षी बना हुआ है। ये सुनार सियान की तरह उदार होकर भी नहीं सोचता। इसकी विचारधारा रत्नों से चलकर रत्नों पर ठहर जाती है। मैं 6 साल बड़ी हूँ, पर पैथोलॉजी में शांभवी का प्रभुत्व पढ़ रहा है। वो चिकित्सक है, मैं मात्र फिजियोथेरेपिस्ट। विद्या में ही नहीं, मैं पारिवारिक संदर्भों में भी द्वितीय रहूँगी। शांभवी पापा की विरासत को आगे ले जाएगी, पैथोलॉजी को विस्तार देगी। प्रथम तल पर नर्सिंग होम बनेगा, शांभवी मालकिन होगी, मैं थोड़े से उपकरण वाली कर्मचारी। वो पापा के साथ मिलकर नर्सिंग होम का प्रारूप तैयार कर रही है, मैं कामतगिरी से सेंटर आते जाते ऊर्जा खो रही हूँ। कितनी असमानता, कितना अभाव और पराभाव। शर्म ये भी है, मैं पापा का उस तरह ध्यान नहीं रख पाती जिस तरह सियान और शांभवी रखते हैं। विज्ञान हमें पापा और माँ का ख्याल रखना चाहिए। साल हुए पर तुमने कभी उनका दुख दर्द नहीं पूछा। जानवी, तुम नया मुद्दा लेकर बैठ गई हो। सियान उन लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। पापा को लगना चाहिए हम भी उनकी कद्र करते हैं। पापा जो कर रहे हैं मेरे और शांभवी के लिए ना, बदले में वो थोड़ा सम्मान चाहते हैं, भरोसा कि बुढ़ापे में वे अकेले नहीं होंगे। पैथोलॉजी को हम लोग भली प्रकार संभालते रहेंगे। सियान उन्हें उम्मीद देते हैं, जबकि तुम तो। मैं सियान की तरह फ़कीर परिवार का नहीं हूँ। आत्मसम्मान खोकर घर दामाद नहीं बनूंगा। शांभवी पता नहीं कहाँ से इस फ़कीर को पकड़ लाई है। शांभवी का चरित्र चित्रण मत करो, बात को समझो। तुम कुछ समझोगी? समझती हूँ तभी कहती हूँ। मुझे लगता है मैं माँ पापा से सहयोग लेती हूँ, देती कभी नहीं। वे कभी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं, मुझे कामतगिरी लौटने की जल्दी होती है। बल्कि कहूँ, सेंटर कभी वक्त पर नहीं पहुँच पाती। तनाव मुक्त होकर अपना काम नहीं कर पाती। मुझे निराशा होती है विज्ञान, जबकि मुझे तनाव से हटकर खुश होकर मरीजों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मरीजों की एनर्जी को बूस्ट करना होता है, उनकी सोच को पॉजिटिव बनाना होता है। कुछ मरीज, खासकर लकवा वाले मरीज, बहुत धीमे और सुस्त होते हैं, बिल्कुल सहयोग नहीं करते, लेकिन नतीजा अच्छा चाहते हैं। ऐसे मरीजों के साथ मुझे धैर्य बनाकर काम करना पड़ता है। इसके लिए मानसिक शांति चाहिए। अब मुझे अच्छा काम मिलने लगा है, खासकर महिलाएं मेरे पास आने में सुविधा देखती हैं। मैं अपने काम में पूरी एकाग्रता लगाना चाहती हूँ। लगने लगा है कि मैं किसी लायक हूँ। महिलाएं लायक हो गई हैं, तभी तो घर टूट रहे हैं। जानवी के लिए राह नहीं। नए और पुराने फैशन के फ्यूज़न से गहने तैयार करना आसान है। 2 परिवेशों, 2 विचारों का फ्यूज़न कठिन है। परिवेश और विचार बदल कर नहीं बदलते। अपनी सूझबूझ पर प्रसन्न थी कि अच्छा सुविधा वाला संबंध बना रही है, पर देखो असुविधा बढ़ती जा रही है। एक इसी घर से निश्चित समय पर निकलकर, निश्चित रास्ते से होकर, निश्चित ठिकाने पर पहुंचते हुए, दिन, महीने, साल, ऋतुएं बिताते हुए क्या क्या न खो दिया। दीवानापन तो खैर कभी नहीं था, पर साथ रहते हुए जो चाहत, जो दिलचस्पी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। भावना, आकांक्षा, सपने, संकल्प खत्म, बंधन बचा रह गया है। कितनी भयानक बात है। यही विज्ञान कभी कहा करता था। नाराज़ हो गई जानवी। कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए, भले ही मेरी पसलियाँ चटका दो। अब तो बस बहस, अबोला, ताने। फिर शुरुआत करने जैसी कठिनाई कि कौन पहले बोले। कैसे दिन आ गए। आदि लक्ष्मी क्लास 2 में है, स्कूल बस से आती जाती है, अपना होम टास्क स्वयं कर लेती है। आदिनाथ माँ की देख रेख में रहता है। मैनेज हो सकता है, हो जाता है, पर विज्ञान को कलह करने की आदत हो गई है। कलह में बच्चे उपेक्षित हो जाते हैं। आदि लक्ष्मी को इन दिनों जुकाम है। ना विज्ञान को खबर, ना जानवी को। आदि लक्ष्मी को स्कूल में तेज बुखार चढ़ गया। कक्षा अध्यापिका ने विज्ञान को कॉल किया। आदि लक्ष्मी व्यवहार में अपनी आयु से अधिक समझदारी और सयानापन लेकर आई है, पर आज एक सप्ताह की अस्वस्थता ने उसे दुर्बल कर दिया। विज्ञान की समीपता पाकर वो रोने लगी। शिक्षिका ने उलाहना दिया, सर्राफ जी, आदि लक्ष्मी कुछ दिनों से क्लास में सुस्त रहती है। इसे जुकाम के साथ भीतरी बुखार रहता होगा। आप स्कूल भेज देते हैं, शहर में डेंगू का प्रकोप है। धधक गया विज्ञान। हद करती है जानवी भाई। परोहा पैथोलॉजी की कीर्ति बढ़ाने से फुर्सत नहीं है इसे। धुआं हो रहे विज्ञान ने जानवी को सूचित नहीं किया। जानवी प्रसन्न भाव में घर आई। आज उसने परोहा जी से बात की है। काम बढ़ गया है, 2 सहायक चाहिए, एक अतिरिक्त कक्ष और कुछ उपकरण भी। पैथोलॉजी में प्रारूप बन रहा था, यहाँ उसे देख विज्ञान ने मुंह फेर लिया।
आदि लक्ष्मी माँ को देखकर रोने लगी। माँ, मुझे स्कूल में फीवर हुआ। अरे विज्ञान, लक्ष्मी को तो तेज बुखार है। जानवी ने आदि लक्ष्मी के गाल पर हथेली रखी। तुम मरीजों की हड्डियाँ ठीक करो, विज्ञान असभ्यता से बोला। डॉक्टर को दिखाया? मुझे निर्देश मत दो। बच्ची को बुखार है विज्ञान, शांत रहो। रहना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण नहीं रह पाता। आक्षेप ने जानवी को धराशायी कर दिया। घर की सारी अड़चनें मुझसे शुरू होती हैं तो कल से सेंटर नहीं जाऊंगी। सब खत्म, मेरी किस्मत खत्म। पापा से कह दूंगी मेरे चैम्बर में ताला डाल दो या कोई फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट कर लो। शांभवी और सियान जाने, उस घर से अब मेरा मतलब नहीं। विज्ञान के स्नायु झंझना गए। इस सिरफिरी का दीवाना हुआ। मतलब नहीं? वहाँ तुम्हारा आधा हिस्सा है। सब खत्म। मैं पापा के लिए करती क्या हूँ? पापा और पैथोलॉजी को इतना दिमाग में बैठा रखा है, कहती हो करती क्या हूँ? जो किया उन्होंने मेरे लिए किया। ये दुनिया मुझे अपने आप बनानी पड़ती तो नहीं बना सकती थी मैं। पैथोलॉजी जाना गुनाह है तो सब खत्म। विज्ञान, पापा मुझसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भरोसा चाहते हैं। अब शायद वो भी नहीं। भरोसे के लिए शांभवी और सियान हैं। शांभवी और सियान मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? तुम मुझे जीने देते हो? बहुत सही तुम्हारी मनमानी। विज्ञान, मैं तय नहीं कर पाती कि मुझे क्या करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए। डर कर जीना, दब कर जीना, असमंजस और हड़बड़ी में जीना। मैं थक गई हूँ। काम बंद। तुम्हें शांति चाहिए, मिलेगी। धमकी बहुत सुना चुकी हो। फैसला सुना रही हूँ। समझ में आ गया लोग बेटा क्यों चाहते हैं, क्योंकि बेटी को ससुराल वालों के रहम पर जीना पड़ता है। वो फैसला नहीं ले पाती, जिद्दी नहीं हो पाती, पति के दखल से छूट नहीं पाती। दखल? कभी नहीं पूछा कितना कमाती हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है? मैं भी नहीं पूछती आभूषण का सालाना टर्नओवर क्या है, तुम्हें कितना दिया जाता है। मुझे पूछना चाहिए तुम्हारी व्यक्तिगत आय क्या है। इस घर की औरतें आय, व्यय, निवेश पर बात नहीं करती, रसोई संभालती हैं, क्योंकि उन्हें और कुछ आता ही नहीं। रेसिपी, गहने, कपड़े इस घर की औरतों का भाग्य है तो ठीक है। शांभवी को मिल रहे महत्व को देखकर मैं निराश हूँ, पर ठीक है, जो पापा को सहारा दे महत्व से मिलेगा। वहाँ का शांभवी और सियान जाने, मैं रेसिपी ट्राई करूँगी। घर में जब जब ऐसे मौके बने, जो कि अक्सर बनने लगे हैं, नज़ाकत समझ आदि लक्ष्मी सहम कर बेहद चुप हो जाती है। उसे अनुमान हो गया उसका ज्वर कलह का कारण है। तत्काल रोना जब्त कर अपराधिनी से शिथिल हो गई, जबकि विज्ञान थोड़ा चौंक रहा था। बात संश्लिष्ट हो जाएगी, जानवी फैसला लेगी, उसने आकलन नहीं किया था। उसने वाणी को अधिक बर्बर होने से संभाला। जानवी, उस घर में तुम्हारा आधा हिस्सा है। नहीं है, जन्म से है। छोड़ दूंगी। मैं बेटों की तरह स्वार्थी और चालाक नहीं हो सकती। कर्तव्य करें ना करें, हिस्से की मांग पहले करने लगते हैं। मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, हिस्सा लेकर अपनी शर्म नहीं बढ़ाऊंगी। अपने विवेक को बहुत न चलाया करो। चलाऊंगी। रात के गहराते अंधेरे और परवान चढ़कर अब उतार पर विज्ञान का कोप। मैं आधे हिस्से की आस लगाए हूँ, लेकिन जानवी बेवकूफ़ी करेगी क्योंकि शांभवी की तरह चतुर नहीं है। बेवकूफ़ मैं भी हूँ। जब तक स्थिति बिगड़ नहीं जाती मैं गंभीरता से नहीं लेता। जानवी को कितना व्यवधान देता हूँ। सुनार हूँ पर खरे सोने की परख नहीं है। पैथोलॉजी में जानवी की उपस्थिति जरूरी है। उपस्थिति ना हो तो प्रभाव दर्ज नहीं होता है। जानवी की अनुपस्थिति में शांभवी और सियान दावेदारी मजबूत कर लेंगे। जानवी को रफू चक्कर कर कब्जा जमा लेंगे। शांभवी तेज अकल है। कसरत वाली आदर्श रचने पर उतारूँ। बेहतर होगा परवाह जी के जीवित रहते जानवी अपना हिस्सा मांग ले। वक्त है जानवी को भरोसे में लेने का। मैं महाभारत ठान रहा हूँ। इतनी बड़ी विरासत। विज्ञान ने आज भोर को फूटते देखा। आमतौर पर जानवी चाय नाश्ता तैयार कर लेती है तब उठता है। चाय बनाकर जानवी के कमरे में गया। दोनों बच्चों के साथ सोई जानवी निरपेक्ष दिख रही थी। ये इसका विरोध है, उदासीनता, सामंजस्य या समर्पण। जानवी, सेंटर नहीं जाओगी? कोई जवाब नहीं मिला। चाय बना लाया हूँ। फिर कोई जवाब नहीं मिला। जानवी, तुम्हें देर हो जाएगी। कहीं नहीं जाना। पागल हो जानवी? मैं गुस्से में भाई। सॉरी। तुमने काम बंद करने जैसी बात की तो मैं रात भर सोचता रहा। तुम्हारे साथ इस घर में अन्याय हुआ है। जब मेहनत का नतीजा मिलने लगा है तब काम छोड़ना।
सॉरी, तुम ठीक कहती हो, ये दुनिया अपने आप बनानी पड़ती है तो तुम नहीं बना सकती थी? पापा ने तुम्हें अच्छा प्रबंध दिया है। सॉरी। आभूषण में कुछ माथापच्ची हुई, फिर आदि लक्ष्मी के स्कूल जाना पड़ा। मैं फनफना गया। भाभियाँ भी भड़का देती हैं कि तुम सुबह सुबह स्कूटी से फुर हो जाती हो। तुम पर मेरा बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। जानवी, तुम ठीक कहती हो, मैं छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना देता हूँ। ठीक कहती हो, अड़चन कुछ नहीं है, बस अहम है। सॉरी। सॉरी भाई। बना बनाया सेटअप भाग की बात है। खुद को साबित करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। आदि लक्ष्मी को मैं संभाल लूँगा। एक दिन आभूषण नहीं गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। जाह्नवी को सजावटी बनावटी भाषा से परहेज है। पत्नी सुगृहिणी की तरह घर संभाले, पैथोलॉजी जाए, पिता की संपदा से आधा हिस्सा मार लाए। सर्राफ जी अपनी दुकान खोलिए, सेंटर अब नहीं खुलेगा। पापा को क्या बताओगी? कह दूंगी होम और सेंटर दोनों फ्रंट मैनेज नहीं कर पाती हूँ। उन्हें तकलीफ़ होगी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वे शांभवी की ही नहीं, तुम्हारी भी। हाँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। मुझे समझना होगा कि उनको लेकर तुम कितनी संवेदनशील हो। विज्ञान, तुमसे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न सलाह न सहमति। इस बीच जाह्नवी का सेल न जाने कितनी बार बजा। जाह्नवी निरपेक्ष है। अंततः विज्ञान ने कॉल रिसीव की। परोहा जी का विकल स्वर। विज्ञान, पेशेंट जाह्नवी का इंतज़ार कर रहे हैं। आदि लक्ष्मी की तबीयत कुछ खराब है, जाह्नवी पहुंच रही है बस। विज्ञान अब निवेदन पर। जाह्नवी, पेशेंट आने लगे हैं। जाह्नवी उठी और बाथरूम में समा गई। देर बाद विज्ञान ने नीचे से आती स्कूटी की ध्वनि सुनी। वो सड़क की ओर खुलने वाली सामने की खिड़की पर आया। देखा जाह्नवी ठीक चौराहे से उस डगर मुड़ गई जो पैथोलॉजी का पता देती है। कसरत वाली काम जारी रखेगी अथवा नहीं, संशय में है सर्राफ जी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनीन्द्र जी की लिखी हुई कहानी कसरत वाली। आधुनिक प्रेम विवाह और उसकी परिणति का बिल्कुल सजीव चित्रण। अब जब लड़के लड़कियां विवाह अपनी सहूलियत को देखकर तब प्रेम करके करते हैं, तब भी उनके जीवन में सुकून नहीं। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे ऐसी किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।